नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री का वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और उसी को मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको कि इसे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कह सकते हैं। यानी भारत के इतिहास के क्रम में हम एक ऐसे कालखंड पर खड़े हैं जहां पर आप देखेंगे कि भारत में एक बार फिर से नगरीकरण का दूसरा दौर आता। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी कहने का मतलब आज के संदर्भ में लगभग अगर आप जोड़े तो 2500 साल पहले की कहानी है। जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, वर्ष 2022 चल रहा है, तो अगर इसमें हम इन 2022 वर्षों को पीछे पहुंच जाए तो बीसी शुरू हो जाता है, यानी ईसा पूर्व की तिथि आ जाती है। और उसमें भी और 500 साल पीछे चले जाए तो उसी को कहेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। तो ये इतिहास का वो कालखंड है जहां पर उत्तर वैदिक काल के आगे की अवस्था आती है, यानी लेटर वैदिक एज के बाद की अवस्था आती है, जिसे हम पोस्ट वैदिक एज भी कह सकते हैं। वैदिकोत्तर अवस्था, वैदिक काल के बाद की अवस्था। और उसमें आपने अब तक जो लेक्चर लिया, जो पढ़ा, उससे यह समझा कि किस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन आया, आर्थिक परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन आया। तो चाहे इकोनॉमिकल फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे सोशल फील्ड हो, सभी में परिवर्तन आपको दिखाई देता है। खासकर जैसे आपने देखा कि अब जो जनपद थे ऋग वैदिक काल के वो जनपद बने थे उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल के जनपद अब महाजनपद बन गए और उनका बड़ा आकार हो गया और क्षेत्र बड़ा हो गया। अब राजा एक बहुत बड़े प्रदेश पर शासन करने लगा, तो उन्हीं जनपद के राजाओं को अब यहां पर आप देखेंगे एक बड़े भूभाग पर शासन करने का अधिकारी माना गया और उस बड़े भूभाग को कहा गया महाजनपद। तो ये राजनीतिक परिवर्तन था, पॉलिटिकल चेंज आया था कि टेरिटोरियल राइट किंग का बढ़ चुका था। तो महाजनपदाज का समय। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके साथ साथ इन महाजनपदों में राजतंत्र के साथ साथ एक नई शासन पद्धति का विकास होता है, जिसे गणतंत्र हम कह सकते हैं, गणराज्य या गणसंघ कह सकते हैं। जैसे वज्र संघ एक ऐसा राज्य बना जो कई राज्यों का समूह था, 8 राज्यों का संघ था, तो उसे गण कहा गया। तो आप देखेंगे कि राजतंत्र यानी मोनार्की के साथ साथ यहां पर एक ऐसा शासन पद्धति का विकास होता है जिसे हम आज के गणराज्य से तुलना कर सकते हैं। और महात्मा बुद्ध के समय का या ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का सबसे बड़ा गणराज्य बना लिच्छवी का वैशाली गणराज्य। तो वज्र संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी, वो वहां पर लिच्छवियों का शासन था। तो लिच्छवियों का जो वैशाली गणराज्य था वो सबसे विशाल था। तो इन महाजनपदों में मगध इतना शक्तिशाली हो गया, इतना एम्पावर्ड हुआ वो, कि उसने अपने टेरिटोरियल राइट्स को इतना बढ़ाना शुरू किया कि बाकी महाजनपदों को उसने कंक्वायर्ड कर लिया, जीत लिया। और इसी के परिणाम स्वरूप भारत का पहला साम्राज्य बना मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य की कहानी भी है। तो यहां पर जो आपका अध्याय 5 है, जिसमें राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य की बात हो रही है, तो यहां प्राचीन गणराज्य का मतलब हम लिच्छवियों के वैशाली गणराज्य या वज्र संघ की बात कर रहे हैं, इसे पढ़ेंगे इसमें। और राज्य की बात करें तो मगध के एक साम्राज्य बनने की कहानी आप देखेंगे, और राजा की बात करें तो उस मगध को एक साम्राज्य में तब्दील करने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए, चाहे वो बिंबिसार हो और चाहे उसका बेटा अजातशत्रु। तो आज इन्हीं संदर्भों में आपकी क्लास में चर्चा है, आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है। तो चलिए इस अध्याय पर एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिसमें हम लोग आज लेक्चर नंबर 3 में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर राज्य शब्द जो लिखा वो आप समझ रहे हैं, महाजनपदों के संदर्भ में लिखा। बड़े बड़े राज्य पैदा हुए जिन्हें महाजनपद कहा गया। राजा लिखा है, कुछ शक्तिशाली शासक आ गए जिन्होंने अपने राज्य को साम्राज्य में तब्दील किया। वो बिंबिसार और अजातशत्रु की कहानी पर आधारित। और फिर प्राचीन गणराज्य, तो यहां पर वज्र संघ की बात होगी जो एक गणराज्य था, और खासकर उसी की राजधानी थी वैशाली, जहां लिच्छवी वंश का शासन था। तो लिच्छवियों का वैशाली गणराज्य। तो वैशाली में लिच्छवी राज्य के संदर्भ में यह लाइन लिखी
यानी कुल मिलाकर के ये जो अध्याय का नामकरण है, इसी को हम दूसरे नाम से भी देख सकते हैं। तो मैं अगर इसका नाम रखूं तो मैं कहूंगा ये पूरी घटनाएं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की है, 6th सेंचुरी बीसी की। तो क्यों ना इस अध्याय का नाम ही हम यही रख लें। तो चलिए इस पर देखते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का भारत, इंडिया in the 6th century BC. In the 6th century BC. तो अगर आप इस कालखंड में देखेंगे तो क्या पाएंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आती हैं। तो एक तो इसमें महत्वपूर्ण बात आपके सामने आती है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय, राइज ऑफ महाजनपद। फिर इसके साथ साथ आप यह भी ध्यान रखें कि यही कारण है कि इसे महाजनपद काल भी कहा जाता है। इसे महाजनपद काल भी कहा जा सकता है। इतिहास के इस कालखंड को एक नाम दिया जा रहा है, इसे कह रहे हैं महाजनपद काल, एज ऑफ महाजनपद। फिर इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसी में जोड़ा जाए तो इन्हीं महाजनपदों में आप देखेंगे कि एक महाजनपद अपना आकार बढ़ाता चला गया और वो साम्राज्य में तब्दील हो गया। तो इस तरीके से यहां पर आता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी कि राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर। और फिर इसी समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसी कालखंड में हम थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि ये वो दौर था जब भारत पर आगे चलकर विदेशी आक्रमण भी शुरू होता है। तो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। फॉरेन इन्वेशंस ऑन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया विशेषकर अगर देखा जाए तो फारसी और यूनानी आक्रमण। फारसी और यूनानी आक्रमण हुआ। यूनानी आक्रमण हुआ यानी पर्शियंस एंड ग्रीक्स इन्वेशंस। इसमें भी नोटिस करने वाली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो था सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण यानी इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर्स इन्वेशंस।
तो इन संदर्भों में हम लोग बात करेंगे, यानी कुल मिलाकर इस अध्याय में आप राज्य की बात करेंगे तो जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। अगर यहां पर हम साम्राज्य की बात करेंगे, यानी राज्य भी और विशाल हो गया, तो मगध की बात करेंगे, मगध का उदाहरण देखेंगे। और फिर यह देखेंगे कि इसी दौर में भारत पर विदेशी आक्रमण भी भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं से, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से भारत पर फॉरेन इन्वेशंस की बिगनिंग होती है। लेकिन इन सब चीजों पर आने से पहले आप यह समझने की कोशिश करें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में आखिर ऐसा क्या हो रहा था जिससे यहां पर बड़े बड़े राज्य पैदा हुए। तो आप खुद सोचकर देखिए कि किसी भी राज्य की शक्ति बढ़ने का सबसे बड़ा आधार होता है वित्तीय मजबूती, फाइनेंशियली स्ट्रांग। कोई भी देश, आज हम कहते हैं दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका, तो अमेरिका राजनीतिक रूप से ताकतवर इसलिए है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। और जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, यानी पैसा खूब वहां पर होता है, तो सरकार को टैक्स भारी भरकम मिलता है, टैक्स में बड़ा अमाउंट मिलता है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी है, क्योंकि सरकार को खूब टैक्स मिल रहा है। तो जितना टैक्स मिलेगा, जितना कर मिलेगा, उतना ही वो अपने देश के विकास पर संसाधनों का दोहन कर सकेंगे, उतनी ही बड़ी सेना रख सकेंगे, उतना ही रिसर्च कर सकेंगे, उतना ही विकास के काम हो सकेंगे। तो ये टैक्स कहां से आता है? जनता से। आम जनता जो परिश्रम करती है, जो मेहनत करती है, उससे अर्थव्यवस्था चलती है और उससे सरकार को टैक्स मिलता है। सरकार बदले में जनता को सहूलियत देती, सुरक्षा देती है, विकास के लिए अवसंरचनात्मक साधन देती, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब बात करते हैं कि आखिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह महाजनपद पैदा कैसे हुए, क्यों जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हुए, क्यों राज्य का राजा अब बड़े भूभाग पर शासन करने लगा, उसका एरिया बड़ा हो गया। तो राजा बड़े प्रदेश पर तो शासन तभी कर पाएगा जब उन बड़े प्रदेशों पर उसका नियंत्रण अच्छा हो, और नियंत्रण रखने के लिए सेना मजबूत करनी होगी, राज्य जीतने के लिए सेना मजबूत करनी होगी, जनता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रशासन मजबूत करना होगा। तो एक स्थायी सेना, मजबूत सेना और एक अच्छा प्रशासन, यानी एक आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी और एक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके लिए तभी ये चीजें संभव है जब उसके पास वित्तीय संसाधन, रिसोर्स हो, यानी आप सीधे कहिए टैक्स हो, पैसा हो, जनता को टैक्स दे। और जनता टैक्स तभी ज्यादा देगी जब जनता की इनकम बहुत अच्छी होगी। भाई अगर मैं पूरे साल भर में 4 ही लाख रुपए कमा पा रहा हूं तो सरकार को कोई टैक्स नहीं दूंगा, जो टैक्स का कानून है। लेकिन अगर 4 करोड़ कमाने लगूं तो आप सोचिए सरकार के खाते में मेरी तरफ से कितना टैक्स पहुंच जाएगा। अगर आप कल को सरकारी नौकरी में आते हैं और साथ में कोई व्यवसाय भी करते हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं, तो आपकी कमाई बढ़ने का मतलब सरकार की भी कमाई बढ़ेगी। तो यह बिल्कुल वही सिस्टम है कि जब आर्थिक प्रगति आई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई, अनाज खुद पैदा होने लगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा, तो राजा के पास टैक्स के रूप में, कर के रूप में संग्रह या वित्त संसाधन ज्यादा है। वित्त मजबूत हुआ तो मजबूत सेना खड़ी हो गई, प्रशासन अच्छा हो गया और वो बड़े भूभागों को जीतने लगा, क्योंकि उसे लगा ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा टैक्स और आएगा। और जैसे जैसे आर्थिक प्रगति हुई वैसे वैसे राज्य मजबूत होता चला गया। तो राजतंत्र की मजबूती का कारण आर्थिक परिवर्तन था, इकोनॉमिक चेंजेस थे, जो इकोनॉमी में चेंज आया। अब ये आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो बदलाव शुरू हुआ कृषि क्षेत्रों से। पहले अनाज का उत्पादन खूब बढ़ा, और ये अनाज के उत्पादन बढ़ने के पीछे की कहानी आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी, लोहे का प्रयोग। जब लोहा आया तो लोहे के कारण खेती बाड़ी में परिवर्तन। तो 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन इस युग में होते हैं। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे 2 बड़े बदलाव शुरू होते हैं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उसका परिणाम सामने आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। तो कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, परिणाम कुछ समय बाद मिलता है। आज आप परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि आप परीक्षा देते ही पास हो जाएंगे। आप तैयारी आज इसलिए कर रहे हैं, परीक्षा आज नहीं है, दिसंबर में मान लीजिए। तो आप अगर आज तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए कि हम दिसंबर तक पूरी तैयारी मजबूती से कर ले, जिससे परिणाम दे सके। वही चीज है कि जब आर्थिक प्रगति शुरू हुई, उत्तर वैदिक काल में कुछ नई चीजें आई, तो उसका परिणाम सामने आया ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। तो वो नई चीज क्या थी? तो कृषि क्षेत्र में एक परिवर्तन आया, लोहे का प्रयोग।
पहले लकड़ी के फाल से खेतों की जुताई हो रही, अब लोहे के फाल से खेत जोते जाने लगे। जैसे आपने कल्टीवेटर देखा होगा, खेतों में चलते हैं। तो एक तो यह परिवर्तन था, और दूसरा धान की रोपण फसल तैयार, रोपाई करना सीखा किसानों ने, तो इससे अनाज ज्यादा पैदा हुआ। तो अब जरा सोचिए कि किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर वो पहले मेहनत करके 1 कुंटल चावल पैदा करता था, धान पैदा करता। अब उतनी ही मेहनत से केवल तकनीकी परिवर्तन हो जाने से वो 10 कुंटल धान पैदा करने लगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ गई कि अब वो बाजार में ले जाकर ज्यादा मात्रा में अपने अधिशेष को, सरप्लस को बेचेगा। तो जब ज्यादा अनाज पैदा हो रहा है तो बहुत सारे लोग गांव से बाहर निकलेंगे, कुछ और काम धंधा ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए अनाज शहर में वहां मिलेगा। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, नगर बसने शुरू हुए। अब नगरीकरण आया क्योंकि व्यापार वाणिज्य बढ़ रहा, तो नगरीकरण आया, राज्य बड़ा होने लगा, राजतंत्र मजबूत होने लगा। तो सारे परिवर्तन के पीछे ये 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन था, लोहे का प्रयोग कृषि में और धान की रोपण फसल की तैयारी। तो जरा उसी पर गौर करते हैं। तो कृषि में परिवर्तन, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब ये पूरा पैरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। ये दोनों बड़े परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षा के लिए। तो इसमें से हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, ये वाली लाइन बहुत अहम है, ध्यान रखिएगा। जो हल के फाल थे, हल जानते हैं खेतों की जुताई करने में, और हल के नीचे आप पीछे देखते एक तिकोना सा भाग होता है, तो वो लोहे का हो गया, जिससे जमीन में उसे धंसाना आसान हो गया। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। तो ये पॉइंट आपके परिवर्तन को इंडिकेट करता है, यानी ये परीक्षा में आने के लिए बहुत अहम बिंदु है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। परिणाम देखिए, इसका परिणाम क्या सामने आया, इससे फसलों की उपज बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। ठीक, दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। तो चावल की खेती आप सब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, जानते ही होंगे, राइस कल्टीवेशन। पहले धान की पौधे तैयार किए जाते, फिर उनका रोपण खेतों में किया जाता। तो यहां पर दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये क्या बता रहा है कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। धान के पौधों का रोपण शुरू किया, यह दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन यहां पर गौर करिएगा। अब इससे क्या हुआ कि यहां पर बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह सकते थे, इससे भी पैदावार बढ़ी, तो पैदावार ज्यादा होने लगी। और इस तरह से आप देखें तो कृषि क्षेत्र में जब अनाज का उत्पादन बढ़ा, प्रोडक्शन सरप्लस हुआ, तो अब यही अनाज बाजार में बेचने के लिए लाया गया। यहां से आर्थिक परिवर्तन का दौर आता। आगे बढ़े तो इसी को यहां पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इसको आप अब सेल्फ पढ़ सकते हैं। तो 2 मेजर चेंजेस आप ध्यान रखिएगा, जिस पीरियड की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं इसमें 2 मेजर चेंजेस आपको दिखाई देंगे। किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर में। एक तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आयरन प्लगर्स का यूज शुरू हुआ, और दूसरा जो यहां पर इंपॉर्टेंट चेंज आया उसमें आप देखेंगे, यहां पर अगर देखा जाए तो पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, यह दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ये दोनों परिवर्तन ही इकोनॉमिक चेंजेस थे, जिससे प्रोडक्शन सरप्लस की स्थिति बनी। प्रोडक्शन सरप्लस की स्थिति बनी, यानी उत्पादन अधिशेष की स्थिति पैदा हुई। उत्पादन अधिशेष, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जिन खेतों में अनाज किसान पैदा करता, अगर उसकी मात्रा 10 गुना बढ़ जाए तो आर्थिक समृद्धि आएगी, अपने आप उसका इकोनॉमिक स्टेटस बदलेगा, उसका स्टेटस बदलेगा तो देश विकास करेगा, सरकार को टैक्स कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो
कृषि क्षेत्र में आज तो भारत में टैक्स नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में जो आर्थिक प्रगति होगी उसका तो सरकार को संग्रह मिलेगा। तो उस जमाने में जिस समय की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, कर का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही आता। आज नहीं, आज तो निगम कर है देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत, कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन उस जमाने में कोई कॉर्पोरेट जैसी चीज थी नहीं, निगम कर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था किसानों से मिलने वाला कर। आगे बढ़ा जाए तो इस तरीके से अगर आप नोटिस करें तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यानी 6th सेंचुरी बीसी में यहां पर अगर हम नोटिस करें तो कृषि में दो बड़े परिवर्तन हुए, दो बड़े परिवर्तन, टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एक तो यूज ऑफ आयरन प्लगर्स यानी लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग, और दूसरा क्या हुआ, धान की रोपड़ फसल यानी प्लांटेशन ऑफ पैडी। ये दो बड़े परिवर्तन दिखाई देते। इसका परिणाम अगर देखा जाए, रिजल्ट देखा जाए, अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो उत्पादन अधिशेष की अवस्था आई, यानी प्रोडक्शन सरप्लस की स्थिति बनी। और इससे आप कह सकते हैं आर्थिक प्रगति आई, यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई, क्योंकि व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, यानी प्रोग्रेस इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो व्यापार वाणिज्य में वृद्धि को ही हम आर्थिक प्रगति कह सकते हैं। और इसी के रूप को आप देख सकते हैं कि यहां से कुछ चीजों का बदलाव नजर आएगा आपको, जैसे धातु के सिक्कों का प्रचलन विनिमय के साधन के रूप में हुआ। आगे आप पढ़ने वाले हैं, इन्हीं सिक्कों को एक नाम दिया गया आहत सिक्के, यानी इनको आहत सिक्के कहा गया। तो यूज ऑफ मेटल कॉइन्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इन्हीं को कहा गया पंचमार्क्ड कॉइन्स। तो धातु के सिक्कों का प्रयोग, एक नई बात आ गई। अभी तक विनिमय कैसे होता था? एक्सचेंज का मतलब कि हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार को, शॉपकीपर को पहले बदले में कुछ देते हैं, फिर वो हमें सामान देता है।
तो हम रुपए देते, पैसे देते, वो हमें सामान देता। इसके पहले वस्तुओं की अदला बदली होती, बार्टर सिस्टम। आपने इंडस सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन अब यहां पर पहली बार सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ व्यापार में, तो प्रगति का दौर आप देख सकते हैं। तो एक नई बात आई। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे एक बार फिर से नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और चूंकि भारत में नगरीकरण का एक दौर हड़प्पा सभ्यता था, भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण इससे पहले हो चुका था, तो उसे पहला नगरीकरण या प्रथम नगरीकरण, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन उसे कहा गया। तो इसे कहा गया द्वितीय नगरीकरण। इसे द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन था ये, सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो द्वितीय नगरीकरण का यहां पर मतलब क्या है कि एक बार नगरीकरण हो चुका था। अच्छा, उस समय भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि नगरीकरण या अर्बनाइजेशन तभी संभव है जब कृषि क्षेत्र मजबूत हो। तो परिणाम आप देख रहे हैं। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, जो उस समय के बौद्ध ग्रंथ है या जैन ग्रंथ है, उसमें कुछ नगरों का नाम आया। तो बौद्ध साहित्य में इस तरह के कुछ नगरों का नाम मिलता है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए उसमें कुछ नगरों का नाम आया है। जैसे आप देखेंगे, एक नगर का नाम आया राजगृह, एक नगर का नाम आया साकेत, एक नगर का नाम आया है श्रावस्ती, ठीक है। ऐसे एक नगर का नाम आया है वाराणसी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है यहां पर कि ऐसे कई नगर, जैसे एक नगर का नाम आया है चंपा, एक नगर का नाम आया है वैशाली। तो इन सब नगरों के नाम यहां पर बौद्ध साहित्यों में मिलते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर में मिलते हैं। राजगृह जो आज बिहार राज्य में राजगीर नाम की जगह है, तो साकेत उत्तर प्रदेश में जो आज का अयोध्या का इलाका है, श्रावस्ती यूपी में आज एक डिस्ट्रिक्ट है, वाराणसी बहुत फेमस क्षेत्र है, आप जानते हैं, गंगा के तट पर बसा हुआ नगर। तो ये उस समय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बड़े नगर थे जिनका नाम बौद्ध साहित्यों में मिलता भी। तो नगरीकरण भी आया। तो इन सभी चीजों के पीछे मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यहां से अब उत्तर वैदिक काल के जनपद, उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपद बन गए, महाजनपद बन गए। नाउ द जनपदास of later Vedic age were transformed into Mahajanpadas. महाजनपदास यानी अब जो राजा एक प्रदेश पर शासन करता था उसका आकार बड़ा हो गया। महा शब्द लग जाने का मतलब क्षेत्र का विस्तार, बड़े भूभाग पर राजा शासन करने लगा, इसीलिए इसको महाजनपद कहा गया। अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि जो उस समय के बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य यानी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, विशेषकर इसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय अंगुत्तर निकाय, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है।
ऐसे ही अगर देखा जाए तो जो जैन साहित्य है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म एक दूसरे के कंटेम्परेरी है, जैन लिटरेचर भी उसी समय लिखे गए। तो इसमें आप पाएंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों में इन महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई। महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई। नंबर ऑफ महाजनपदास वर 16। देयर वर टोटल 16 महाजनपदास, ऐसा जिक्र इन साहित्यों में मिलता है। तो एक नजर अगर डाला जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कुछ प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं। तो जैसे आप देखिएगा कुछ दक्षिण भारत के इस तरह के महाजनपद थे, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे उज्जैन का क्षेत्र था। तो महाजनपदों का चित्र हम लोगों ने पहले भी देखा था। अब इन महाजनपदों में भी आपको बता दें कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुए उनमें इन महाजनपदों की अगर हम बात करें, जो 16 महाजनपद थे, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि दो तरह की शासन प्रणाली प्रचलित थी। एक राजतंत्र यानी मोनार्की, और एक तरफ गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। इन्हीं को गण या संघ कहा गया, गण या संघ। अब राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का पद वंशानुगत था। वंशानुगत यानी जो किंग की पोस्ट थी वो हेरिडेटरी थी, जबकि गणतंत्र में क्या होता था, राजा निर्वाचित होता था। यानी जो किंग था इसे ये लोग इलेक्ट करते थे, गण या संघ के लोग मिलकर के इलेक्ट करते थे। ये दोनों में अंतर था। तो अब यहां पर जब हम राजतंत्र की बात करते हैं, राजतंत्र यानी मोनार्की की बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कुछ शक्तिशाली राजतंत्र थे। तो महात्मा बुद्ध के समय के चार सबसे शक्तिशाली राजतंत्र कौन थे, अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक था मगध, सर्वाधिक शक्तिशाली यही था, मोस्ट पावरफुल, सर्वाधिक शक्तिशाली था ये। इसी तरीके से मगध के अलावा कौशल, और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो वत्स, और इसी तरीके से अवंती। ये चार सबसे शक्तिशाली राजतंत्र थे, और ये चारों क्या थे, महाजनपद थे।
जिसमें अगर हम वर्तमान के संदर्भ में देखें तो मगध वर्तमान में बिहार के रीजन में स्थित था। कौशल अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का जो आज का अयोध्या का क्षेत्र है, अयोध्या का क्षेत्र है वो था। वत्स अगर देखा जाए तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के आसपास का जो प्रयागराज का जिला है, प्रयागराज के आसपास का जो क्षेत्र है, और अवंती अगर देखा जाए तो ये मध्य भारत में था, जो आज के मध्य प्रदेश के रीजन में पड़ेगा, विशेषकर उज्जैन के इलाके में। तो ये उस समय के महाजनपदों में राजतंत्रीय शासन को अपनाने वाले शक्तिशाली राज्य थे। अब अगर हम गणतंत्रों की बात करें, गणतंत्र की बात करें, गण की बात करें, संघ की बात करें, इनकी बात करें तो इसमें महात्मा बुद्ध के समय का सबसे शक्तिशाली, महात्मा बुद्ध के समय का सबसे शक्तिशाली गणराज्य या गणसंघ वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था, गणराज्य था। शायद आप जानते हो कि लिच्छवियों से ही संबंध था महात्मा बुद्ध का, तो इसी से महात्मा बुद्ध संबंधित थे, इसी से महात्मा बुद्ध भी संबंधित थे। और ये जो वैशाली थी ये वज्र संघ की राजधानी थी। वज्र संघ, ये वज्र संघ की राजधानी थी। वज्र संघ ये 8 राज्यों का संघ था, ये 8 राज्यों का संघ था जिससे मिलकर वज्र संघ बना था। इसकी राजधानी थी वैशाली। तो इसी के बेस पर आपके एनसीईआरटी में ये पूरा अध्याय है। अब जरा इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। अब मानचित्र 4 आप देख रहे हैं, मगध आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मगध का रीजन ये रहा, ठीक। तो मगध ढूंढना नहीं है, मगध मैंने अभी आपको क्या बताया कि वर्तमान में बिहार रीजन में पड़ता है। ये रहा मगध। तो ये करा मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो यहां लगभग 200 सालों के भीतर का मतलब क्या है, यहां सोचिए आप। तो यहां जब हम मगध की बात करते हैं, जब हम मगध की बात करते हैं तो क्या पाते हैं कि मगध में हर्यंक वंश के हाथ में सत्ता आती। हर्यंक वंश, हर्यंक डायनेस्टी। सबसे प्रारंभिक शासन वंश हर्यंक वंश माना गया, जो लगभग आप कह सकते हैं 544 ईसा पूर्व से लेकर और 412 ईसा पूर्व तक इन्होंने यहां पर शासन किया। इस वंश में 2 महत्वपूर्ण शासक होते हैं, एक बिंबिसार और एक उसका पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु के समय ही मगध एक साम्राज्य में तब्दील हो गया
इसीलिए बिंबिसार को मगध साम्राज्य का संस्थापक माना गया। मगध साम्राज्य का संस्थापक यानी फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर, फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। तो इनके शासनकाल में ये एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हुए। फिर आगे चलकर आप देखेंगे हर्यंक वंश के बाद यहां शिशुनाग वंश के हाथ में सत्ता आती है, शिशुनाग डायनेस्टी का रूल स्टैब्लिश होता है और फिर नंद वंश की सत्ता स्थापित होती है। शिशुनाग वंश लगभग 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक इस पर शासन करता है और नंद वंश लगभग 344 बीसी से लेकर के 324 बीसी तक इस पर शासन करता। नंद वंश में ही एक महान शासक हुआ महापद्नंद और महापद्नंद के समय तक आते आते आप देखेंगे मगध एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। पूरे उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीपीय इलाके में भी यहां मगध का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। तो इसी मगध में आप ये कह रहे हैं 200 सालों के भीतर महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो ये 200 साल कहने का यहां पर्याय क्या है, अब आप समझ रहे होंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, गंगा और सोन जैसी नदियों के संगम पर इसका क्षेत्र बसा हुआ था। गंगा और सोन जैसी नदियां, जिससे इनको यातायात में सुविधा मिलती थी, जल की उपलब्धता बहुत अच्छी थी और जमीन को भी ये उपजाऊ बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण थी। सिंचाई की सुविधाएं भी यहां से उपलब्ध थी। फिर मगध का जो पूर्व का इलाका था वो उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा था, यानी झारखंड जो आज का क्षेत्र है उससे आगे बढ़िए तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत। तो वहां से जंगल से इन्हें काफी संसाधन मिल जाते थे, जैसे हाथियों को प्राप्त करके उसे प्रशिक्षित करके सेना में ले लेते थे। इसके अलावा जंगलों से इन्हें लकड़ी बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, जो रथ बनाने में भी काम आती थी, गाड़ियां बनाने में भी काम आती थी, इमारती लकड़ियां भी इसमें यूज होती थी। और सबसे बड़ी बात कि इस समय लोहा अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन बन चुका था। तो इस क्षेत्र में लौ ऐश की खदानें भी थी, जो आज झारखंड में आप देखते हैं छोटा नागपुर का पठारी इलाका आयरन ओर के मामले में बड़ा समृद्ध क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कि इनके पास संसाधन प्रचुर थे। औजार बनाने के लिए लोहा भी है, औजार हथियार बनाने के लिए लोहा भी है, उपजाऊ जमीन भी है। गंगा घाटी का इलाका, गंगा दोआब का क्षेत्र यहां पर सबसे उपजाऊ क्षेत्र है उत्तर भारत के विशाल मैदान में। तो आप देख सकते हैं कि इनका क्षेत्र ऐसा था जो मगध को एक साम्राज्य बनाने के लिए अनुकूल दशाएं दे रहा था। जरूरत बस ये थी कि कोई अच्छा शासक इन चीजों को मैनेज कर सके। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि यहां दो बहुत ही शक्तिशाली शासक भी आए जिनका मैंने अभी जिक्र किया, एक बिंबिसार और दूसरा आप देखें तो अजातशत्रु। अजातशत्रु लिखा है, पाली भाषा का शब्द वही है अजातशत्रु। तो अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। फिर आगे चलकर मैंने कहा महापद्नंद जैसा शासक भी मगध में आया। नंद वंश में एक और महत्वपूर्ण शासक था जिन्होंने अपने नियंत्रण से इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक अपना वर्चस्व बना लिया। फिर बिहार में जो राजगृह का इलाका, जो आधुनिक राजगीर है, यही इस मगध की प्रारंभिक राजधानी रही, कई सालों तक राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी बनी, जो आज का पटना। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो पाटलिपुत्र की बात हो रही है, ये पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था। गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा था और इसे उदाइन ने बसाया था। उदाइन ने, जो कि हर्यंक वंश का शासक था, उदाइन ने ही इसे राजधानी बनाया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इस तरह से मगध एक साम्राज्य में तब्दील हुआ, ये इसकी कहानी है। अब इसी दौर में भारत पर आक्रमण भी होता।
2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया एक राज्य था जिसका राजा था सिकंदर, जो विश्व विजय अभियान पर निकला था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वो मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। तो ब्यास की सीमा तक आ गया था, यानी आप कह सकते हैं आज का जो पंजाब का रीजन है यहां तक पहुंचने में सफल हो गया। इसी पंजाब के रीजन में आप देखेंगे झेलम नदी के तट पर एक छोटा सा राज्य था जिसका शासक था यहां पर कौन? पोरस। झेलम के तट पर पोरस का राज्य, तो पोरस का राज्य था और पोरस ने सिकंदर की सेनाओं को रोकने की कोशिश की और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि पोरस और सिकंदर में एक युद्ध भी लड़ा गया जो कि 326 ईसा पूर्व की घटना, 326 बीसी में, यानी आज से लगभग 2300 साल पहले। तो 326 ईसा पूर्व में पोरस ने सिकंदर की सेनाओं को रोकने की कोशिश की। हालांकि पोरस हार गया, लेकिन सिकंदर की सेनाओं को इस बात का एहसास हो गया कि एक छोटे से राज्य का शासक इतनी कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर सकता है, तो मगध तो बहुत शक्तिशाली। उन्होंने मगध के बारे में सुन रखा था, तो मगध की ओर कूच करना चाहता था सिकंदर, लेकिन उसके सिपाहियों ने इंकार कर दिया। इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, तो ये मगध की ओर कूच नहीं कर सका। क्यों? सिपाहियों को कहीं ना कहीं पोरस की वीरता से ही ये एहसास हो चुका था कि मगध जाने का मतलब है कि हम अपने ऊपर आत्मघाती हमला कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने मगध जैसे शक्तिशाली राज्य की कहानी देखी। अब वज्र की बात कर रहा, ये एक गण था। मैंने कहा 8 राज्यों का ये संघ था, 8 राज्यों का संघ था, जिसमें आप देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य था वैशाली, जो इसकी राजधानी थी। तो मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, सबसे शक्तिशाली राजतंत्र, और इसके नजदीक ही वज्र राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो वर्तमान में बिहार के ही अंतर्गत पड़ती है। यहां एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। तो गण या संघ में कई शासक होते थे, यानी कई राजाओं, मैंने कहा नहीं कई शासक का मतलब 8 राज्यों का संघ। ये 8 राज्यों का संघ था। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और किस तरह करना। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सभाओं में कौन हिस्सा नहीं ले सकता था? स्त्रियां, दास और कम्मकार। कम्मकार का मतलब जो श्रमिक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनको हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, बाकी ये लोग मिल करके निर्णय लेते थे। एक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी जिसमें मिलकर शासन चलाया जाता था। बुद्ध और महावीर, जिसके बारे में आप लोग अगले अध्याय में पढ़ने वाले, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता। तो अभी अभी मैंने आपको बताया महात्मा बुद्ध का संबंध किससे था? लिच्छवी गणराज्य से। ये लिच्छवी गण से संबंधित थे। और इसी तरीके से आप देखेंगे महावीर का संबंध भी वैशाली के कुंडग्राम से था। वैशाली के कुंडग्राम से ये थे। तो ये दो के दोनों ही गण से संबंधित थे, और गण उस समय एक तरीके से आप कह सकते हैं संघ था राज्यों का, जिसमें कई शासक मिलकर शासन व्यवस्था चलाते थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। यानी आप आगे देखेंगे समुद्रगुप्त नाम का एक राजा हुआ जिसने इन राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली, तब जाकर ये समाप्त हुए, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे।
तो वज्र संघ को जीतने की कोशिश की थी अजात शत्रु ने। इसने वज्र संघ पर विजय पाने की कोशिश की, जिसका वर्णन एक बौद्ध साहित्य दीघ निकाय में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अजात शत्रु ने वज्र संघ को जीतने का जो प्रयास किया, इसका वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दीघ निकाय में। तो ये एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान मिलते हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था इसे। ये तीनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब अजातशत्रु जब वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता है तो वो महात्मा बुद्ध के पास अपने मंत्री वस्सकार को भेजता कि उनसे सलाह लो कैसे वज्र संघ को जीता जाए। तो वस्सकार उससे सलाह लेने गए और इस पर बुद्ध ने उन्हें जो बातें बताई वो क्या कही कि वज्र संघ को नष्ट करना आसान नहीं है और ये तब तक बना रहेगा, वज्रवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक नियमित सभाएं होंगी, मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और बातों पर ध्यान देते रहेंगे, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। चैत्य होते थे बौद्ध धर्म के पूजा ग्रह को ही ध्यान रखिएगा। यहां पर चैत्य कहा गया, प्रेयर हाउस होता था, प्रेयर हाउस, इसी को कहते थे चैत्य। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, यानी अलग अलग मत परंपराओं को मानने वाले सभी धर्मों का सम्मान। तो जब तक ये सारी बातें वज्र संघ में रहेगी कोई उसे नष्ट नहीं कर सकेगा। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा होता है। ये सब टर्मोलॉजी कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। अब एक अन्य जगह का उदाहरण है कि आप अपने एटलस में यूनान को देखिए, एथेंस को देखिए। यूनान एथेंस हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये यूरोप के अंतर्गत आने वाले ग्रीक राज्य हैं। ग्रीस एक देश है, उसी के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो सबसे प्राचीन प्रजातंत्र या गणतंत्र का एक उदाहरण यहां पर आप देख रहे हैं, यूनान एथेंस में भी दिखाई दे रहा है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक यहां चली। 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से 40 बार बैठक में बुलाई जाती थी। सभी नागरिक इसमें भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लाटरियों द्वारा की जाती थी, यानी चुनाव की व्यवस्था देखिए। नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी, लेकिन औरतों को यहां भी नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो औरतों की स्थिति वैश्विक स्तर पर बहुत कमजोर थी। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। तो जो व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, ये जो यहां पर बहुत से विदेशी रहते थे, इनको भी नागरिकों का अधिकार नहीं मिलता था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी किन्हें किन्हें नागरिक अधिकार नहीं मिले थे इस प्रजातंत्र में, गणतंत्र में, उसका एक उदाहरण। तो यह वास्तव में जनतंत्र आज आधुनिक जैसा जनतंत्र नहीं था, आधुनिक जैसा लोकतंत्र नहीं था। उस जमाने के हिसाब से फिर भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इन्हीं सारी चीजों को बच्चों आप एक बार फिर से पढ़िएगा। कुछ महत्वपूर्ण डेट जो सामने आई यहां पर, वो एक बार दोबारा रिवीजन के लिए मैंने स्लाइड दे दी है कि आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब जरा इसी अध्याय पर आधारित हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए क्विज का टाइम। तो पहला प्रश्न है, वज्र संघ की राजधानी थी। तो वज्र संघ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 8 राज्यों का संघ थी और इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो क्या था? वैशाली। तो राजगृह मगध की आरंभिक राजधानी थी। पाटलिपुत्र बाद में राजधानी जो बनी और फिर लंबे समय तक पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। उज्जैन अवंती महाजनपद की राजधानी थी और वैशाली वज्र संघ की। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? तो सिकंदर का आक्रमण
अलेक्जेंडर का इन्वेशन पूछा जा रहा है। यूनानी आक्रमण यह था जो कि आज के लगभग 2300 साल पहले हुआ था, क्योंकि मैंने यहां डेट भी आपको बताई 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, और इसको आप 2300 साल पहले लगभग कह सकते हैं। नहीं, 326 बीसी को आप काउंट करके देखिएगा, लगभग 2300 साल से भी पहले। और इसमें सिकंदर ने आक्रमण किया तो इनका मुकाबला भारत में किससे हुआ था? पोरस से, जिसका राज्य झेलम नदी के तट पर बसा हुआ था। तो बच्चों, आज आपने यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें सीखी। एक तो मगध साम्राज्य के बारे में कुछ चीजें आपने जाना, मगध एम्पायर के बारे में आपने, वज्र संघ के बारे में जाना, और प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ, फॉरेन इन्वेशन हुआ, इसके बारे में आपने जाना। तो मगधन एम्पायर, वज्र संघ और फॉरेन इन्वेशंस, ये तीन बातें आज आपने इस लेक्चर में सीखी। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को मैं समाप्त करता हूं। आपका ये अध्याय भी समाप्त हुआ। फिर भी आज की क्लास बहुत अहम है, इसको पूरा का पूरा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा फिर से। और हम लोग अगले क्लास में एक नया अध्याय शुरू करेंगे, जो कि आपका अगला अध्याय होगा 6, जिसका लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।